रहा है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, उसको भी ध्यान से करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में और 11th क्लास के लिए भी और 12th के लिए भी, और सबने 10th में भी पढ़ी हुई रिएक्शन, फ्रूटी स्मेल वाली रिएक्शन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसको ढंग से करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फ्रूटी स्मेल वाली रिएक्शन है, सबको याद है, सही ना। तो इसमें RCOOH प्लस R-OH ये आएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसका, लेकिन फिर भी नोट कर लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो मिलता है RCOOR प्लस H2O, और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इसके अंदर जो अल्कोहल है वो काम करता है एसिड का, OH लेते हैं एसिड का और H लेते हैं अल्कोहल का। तुम ऐसा मान लो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए एसिड जो है OH माइनस लूज कर रहा है अपना, अल्कोहल यहाँ पे एसिड है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, अल्कोहल यहाँ पे एसिड है। हाँ, स्पेशल केसेस में अल्कोहल जरूरी नहीं है कि एसिड का काम करे, लेकिन इन जनरल कोई पूछता है तो अल्कोहल को ही एसिड बोलना है, अल्कोहल को एसिड बोलना है। जितना छोटा होगा आर पार्ट, ध्यान रखेंगे, जितना छोटा होगा ये आर पार्ट उतनी फास्ट रिएक्शन, रेट ऑफ एसिडिफिकेशन इससे डिपेंड करती है आर पार्ट, आर पार्ट छोटा है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। फिनॉल तो रिएक्शन शो ही नहीं करता, फिनॉल नहीं शो करता क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक, फिनॉल में रेजोनेंस हो रही है, इस वजह से ओ लोन पेयर नहीं देता मैकेनिज्म के बीच में, ओ के लोन पेयर चाहिए होते हैं, अल्कोहल का जो ओ है उसके लोन पेयर चाहिए होते हैं, फिनॉल में ओ के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो गए हैं, इस वजह से फिनॉल डज नॉट शो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फिनॉल के साथ रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक, बाकी सबके साथ बाकी सब अल्कोहल के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो ये मैकेनिज्म पता लग जाएगा, ये बस ध्यान रखना कि फिनॉल डज नॉट शो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फिनॉल के साथ रिएक्शन क्या हो गई है, एंडोथर्मिक हो गई, यानी हमें अपनी तरफ से हीट देनी पड़ रही है। तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कई बार कि जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया O18, अल्कोहल के O18 लिख दिया यहाँ पे, तो O18 कहाँ पे जाएगा, वाटर के पास जाएगा या एस्टर के पास, तो ये O18 जाएगा एस्टर के पास, सही ना, RCOR-, तो यहाँ से भी ये ट्रेसर टेक्निक्स होती हैं जिससे पता लगाते हैं कि अल्कोहल का एस्टर के अंदर अल्कोहल का O है कि एसिड का O है, ये पता लगाने के लिए होते हैं, इसे कहते हैं ट्रेसर टेक्निक्स, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेके पता लगाते हैं। तो कंसंट्रेटेड, अगर मैं यहाँ पे ड्राई HCl यूज कर लूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह ड्राई HCl यूज कर लूँ, तो रिएक्शन का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें फिशर स्पीयर लगा देना, फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन, बाकी आगे एस्टेरिफिकेशन पूरा सेम, फिशर स्पीयर लगा देना अगर हम ड्राई HCl यूज कर लें यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह, सही ना। तो बोलेंगे फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, रिएक्शन क्या है ये, रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए वाटर को, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वाटर इज डिस्टिल्ड ऑफ एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वाटर को डिस्टिल ऑफ करते रहते हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट हट जाएगा तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वाटर इज डिस्टिल्ड ऑफ एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसलिए in order to make the reaction irreversible, एक वर्ड में आंसर, in order to make the reaction irreversible to shift it in the forward direction। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, जो फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है या एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए वाटर को डिस्टिल ऑफ करते रहते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब नोट करेंगे इसका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म नोट करेंगे, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई टफ नहीं है मैकेनिज्म। इसमें क्या है, एसिड है R सील बॉन्ड OOH, जनरल मैकेनिज्म में ये लिखते हैं, पहला स्टेप खुद लिख देना, मैकेनिज्म बोर्ड के सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, पहला स्टेप, एक मैं रब कर रहा हूँ इसको, एस्टर जो बना है, H2SO4 टूटेगा पहले, H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव में,
अब इस H प्लस को ये लोन पेयर देता है। जनरलाइज मैकेनिज्म में हम ये लिखते हैं, अदरवाइज जो OH वाला एल्कोहल है वो भी, OH वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन है, वो भी देता लोन पेयर इसको। ये लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये आ गया R C डबल बॉन्ड O पे प्लस H OH, ये आ गया। अब इसके बाद जो एल्कोहल है R डैश OH, वो चाहे तो तुम 18 वाला ले लो, उससे और क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, और अल्कोहल का जो O है वो इसको लोन पेयर दे देगा। तो ये बनता है यहाँ पे, ये बनेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। सो स्लो स्टेप के अंदर बनेगा दैट ये, दिस इज RDS ऑफ द रिएक्शन। अब क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट OH OH अल्कोहल के O पे प्लस R डैश OH। यहां तक चेक करो, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब अगले स्टेप में होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस का ट्रांसफर यानी प्रोटॉन ट्रांसफर। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और ये H प्लस ऊपर वाले किसी भी OH ग्रुप के साथ जुड़ सकता है इस केस में। तो OH यहाँ पे बना दिया OH प्लस OR डैश। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये H किसने लूज किया है, अल्कोहल ने कि एसिड ने? अल्कोहल ने। या अल्कोहल ने। तो ये ध्यान रखना, RDS भी ध्यान रखना, ये RDS ऑफ द रिएक्शन। तो अब ये हो गया। अभी इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ऊपर से ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर दे देगा। कार्बोकेटाइन बनता नहीं है इसके अंदर, कई केस में बनता भी है हिंड्रेंस की वजह से या फिर स्टेबिलिटी की वजह से, इस केस में नहीं बनता, जनरलाइज जो मैकेनिज्म दिखाते हैं। तो अब ये आ गया स्टेप -H2O R C डबल बॉन्ड O पे प्लस H OR डैश। यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट है तो? चेक कर लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, और उसके बाद ये H प्लस इलेक्ट्रॉन दे गया, ये निकल गया बाहर, और फाइनल आंसर आ गया हमारा एस्टर। ये मैं आंसर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ढंग से नोट करना, कोई कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो यहाँ पे, मैकेनिज्म मत छोड़ना बिल्कुल भी। और ये तो बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो इसे करना है तुम्हें। O और ये OR डैश, OR डैश, और O18 अगर लेते, O18 तो मैं बताता हूँ क्या आंसर आएगा, पहले नोट कर लो यहाँ तक। नोट कर लिया क्या यहाँ तक? यस सर, कर लिया। हाँ सर, कर लिया। ये कर लिया ना नोट? अब ध्यान रखना, अगर मैंने O18 भी लिया होता है मैकेनिज्म में, बोर्ड में आता तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म बताया है, इसको लिख के आना है ऐसे। अगर ये O18 लिख लेता मैं यहाँ पे, तो ये O18 कहाँ पे जाता, एस्टर के पास जाता, यहाँ जाता ना कि नहीं? ये जा रहा है देखो O18, जाता कि नहीं ऐसे? O18 होता कि यहाँ पे कि नहीं? ऐसे ही होता ना O18। बस ये ध्यान रखना, कई बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी जगह ना ऐसे भी लिख देते हैं, क्या ये गलत है? R सील बॉन्ड O 18 OR डैश, क्या ये गलत होगा? बस ये मान लेना, थोड़ा बहुत रेजोनेंस होती है ना इसके अंदर, तो हल्का बहुत अमाउंट इसका भी बनता है इस केस में। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, हाँ ये मेजर हो। तो ये चीज ध्यान रखना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने लिख लिया ढंग से बिल्कुल, सही ना? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसमें जैसे मैं एक्सेप्शन अगर बोलूं, तो ये देखेंगे एक्सेप्शन। पहला ये मैंने लिया इसमें, इसको ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3 होल थ्राइस COH,
COH। इसमें क्या आएगा आंसर? मान लो ये O18 वाला है, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 कहाँ पे अटैक करेगा? सर अल्कोहल के OH ले जाएगा। हाँ, एल्कोहल का OH ले जाएगा और प्लस आ जाएगा उसको, यानी वाटर के साथ चला जाएगा वो, और प्लस आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा कैसे कर रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो इसमें ये इस तरीके से होगा, प्लस CH3 होल थ्राइस C प्लस, CH3 होल थ्राइस C प्लस। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नहीं सर। हाँ, अगले स्टेप में क्या होगा? ये वाला O को लोन पेयर देगा, O पे प्लस आता है, H प्लस बाहर, और फाइनल आंसर ये। बोर्ड लेवल के लिए मत करना, मैंने वैसे ही समझा दिया कि आंसर कैसे चेंज हो सकता है। तो इस केस में आंसर ये आ जाएगा। तो ये टर्शियरी अल्कोहल था, उसमें टर्शियरी कार्बोटाइन ज्यादा शेल बन रहा था, इसलिए ऐसा हो जाएगा। कर लिया नोट? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये ऐसे केसेस भी पूछ सकते हैं। एक केस और है, एक ये केस नोट कर लेना ढंग से, एक केस और जो बात बताता हूँ बिल्कुल ढंग से नोट कर लिया करो। यही क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर भी, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, अगर टफ पूछेंगे तो यही पूछेंगे, इसके अलावा पूछेंगे नहीं, इसलिए इन्हीं को ध्यान रखना। अब मान लो जैसे ये ले लिया मैंने, कोई भी ढंग की बुक पकड़ लोगे ना, उनमें क्वेश्चन ही यही वाले होंगे, इसीलिए इन्हीं पे फोकस करना। और बाकी बेसिक जो मैंने बताया उसको जरूर ध्यान रखना, स्कूल में तो वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। इधर भी एमई, इधर भी एमई, इधर भी एमई। प्लस ले लेते हैं से CH3OH, प्लस CH3OH। तो आंसर तो तुम्हें सबको पता है, आंसर तो अगर बोर्ड लेवल पे आता है तो मैकेनिक्स कोई लिखने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेटेड H2O डाला और COOH का क्या बन जाएगा? COOCH3। इधर भी एमई, इधर भी एमई, इधर भी एमई। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? नहीं सर। ये है ना। अब इस केस में क्या है कि जो H प्लस है, ध्यान देना, एसिड का जो H प्लस है, ये एसिड है, इसका जो H प्लस होगा ना, वो डायरेक्ट इस H2O को बाहर ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देकर के। क्यों ले जाएगा? क्योंकि अगर मैं H प्लस डबल बॉन्ड O वाले पे लगाता तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि पीछे बल्कीनेस बहुत ज्यादा है, ये ग्रुप काफी बल्की है। तो क्या अल्कोहल बैक साइड से अटैक कर पाता है इसमें? इसलिए ये H प्लस इसको ले जाएगा, माइनस H2O किया मैंने डायरेक्ट, और आंसर आया पहले ये, क्योंकि ये कार्बोकैटायन भी क्या है, स्टेबल, प्लस आ गया Me, Me। समझ गया कि नहीं है? और इसके बाद मिथेनॉल जो है, इसका ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा। आंसर देखो आ जाएगा आंसर, लेकिन बीच के स्टेप पूछ लेते हैं कई बार कि बीच में क्या बना होगा इसमें। तो इसमें कार्बोटाइन बन गया है, बाकी किसी में कार्बोटाइन नहीं बना था, ये लोन पेयर देगा इसको, H प्लस बाहर, फाइनल आंसर ये है। समझ गया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। हाँ, ध्यान रखना कि कोई भी एक अगर बल्कि है तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर मानते हैं। जैसे इस केस में ये बल्कि ग्रुप था ना, और इससे पीछे जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या बल्कि था, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो रिएक्शन होगी यूनिमोलिकुलर। ये लाइन लिख देना, ऐड कर देना नीचे,
for esterification reaction to be unimolecular, for esterification reaction to be unimolecular, RCOH or ROH, RCOH or ROH should be bulky, should be bulky. कोई एक बल्कि है अगर, या तो वो एसिड या वो अल्कोहल, तो यूनिमोलकुलर रिएक्शन बोलना है, क्योंकि C प्लस बनता है उसमें, कार्बोकेटायन प्लस वाला बनता है, तो इसलिए इसको यूनिमोलकुलर बोलेंगे। जैसे ये मैं पूछूं, इन दोनों में से कौन सी यूनिमोलकुलर है? CH3 होल थ्राइस C, COOH, और एक प्लस लिया से CH5OH। दूसरी रिएक्शन भी ले ली मैंने ऐसे ही, CH3COOH प्लस PH3COH, दोनों में H प्लस डाला हुआ है, तो मैं कौन सी रिएक्शन यूनिमोलकुलर है इन दोनों में से? ये 1, ये 2, विच इज यूनिमोलकुलर? बोलो क्या आंसर आएगा, विच इज यूनिमोलकुलर? कुणाल बोलो आंसर। सर सेकंड। दोनों। हाँ रितिका सही है दोनों। तुम्हारा बिल्कुल। हाँ दोनों यूनिमोलकुलर है। दोनों में एक में पहले वाले में एसिड बल्कि है, दूसरे वाले में अल्कोहल बल्कि है। इसमें एसिड बल्कि, इसमें अल्कोहल बल्कि, इसलिए नेक्स्ट नोट करेंगे। ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए रिएक्शन तो है ही इंपॉर्टेंट, उसका मैकेनिज्म भी कर लेना, मैकेनिज्म भी कर लेना। फिर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो देखा वो कि व्हाई वाटर शुड बी डिस्टिल्ड ऑफ एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इन एसिडिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, in order to make it irreversible so that it can shift in the forward direction, water should be distilled off। ये क्वेश्चन कर लेना जरूर, water should be distilled off, तो ये छोड़ना नहीं क्वेश्चन, सही ना। और एक लाइन और याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट, अगर एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, चलो वो रिवर्स ऑफ एसिडिफिकेशन है, अभी रहने दो उसको, वो रिवर्स ऑफ एसिडिफिकेशन। तो ये बता दिया यहाँ पे। इन रिएक्शंस को फिनॉल क्यों नहीं शो करता एसिडिफिकेशन रिएक्शन? एंडोथर्मिक हो जाती है। हाँ फिनॉल के साथ रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है। चलो अब लोन नेक्स्ट ये पे ट्राई करो। रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ ये आंसर निकाला इनके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में पूछे जाते हैं। CH2OH COH, इसमें H प्लस डाल दिया या हीट करने का भी बोल देते हैं कई बार कि हीट किया है। इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पे हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? मैंने लास्ट टाइम हीटिंग इफेक्ट करवा दिया ना। यस सर कराया। हाँ ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, H प्लस डाला या हीट किया, हीट बोलते हैं स्पेशली, हीट किया तो क्या होगा? ये बीटा हाइड्रोक्सी है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, और ये गामा हाइड्रोक्सी। एक मिनट, हीट किया, अल्फा बीटा और ये गामा, फिर डेल्टा हाइड्रोक्सी, CH2OH CH2 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 COH। ये चार केस में आंसर क्या आएगा बताओ? सही ना, इन चारों केस में आंसर क्या आएगा? और एक बार OH की जगह ना, एक बार अल्कोहल वाले OH की जगह NH2 लगा देना, अल्कोहल वाले OH की जगह NH2 लगा देना, तब भी बताओ आंसर क्या आएगा।
हाँ कर लिया क्वेश्चन? किया किसी ने क्वेश्चन 12th वाले बच्चों में से? यहाँ पे अगर सोचोगे तो एक ही कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल भी है, एसिड भी है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से मैकेनिज्म है इसका। और बस तुम्हें ये ट्राई करना है कि जितना हो सके, अगर रिंग बनने के चांसेस हैं तो रिंग बनानी है। रिंग बनने के चांसेस अगर हैं तो रिंग बनानी है इसमें। देखो पहला केस जो है इसमें तो रिंग किसी तरह से बन नहीं सकती। हमें पता है अल्कोहल का H जाना है और एसिड का OH जाना है। अल्कोहल का H जाना है, एसिड का OH। अगर मैं इसको डायरेक्ट ले जाता हूँ यहाँ से तो ये रिंग बनेगी 3 की। 3 की रिंग तो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस तरह से आंसर निकालना है। CH2 ध्यान देंगे कैसे करना है क्वेश्चन। अब CH2OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये लिखा। दूसरा मॉलिक्यूल लो ऐसे ही, और इधर जो अल्कोहल है उसके साथ लिखो एसिड OH और यहाँ पे OH। तो अल्कोहल का H, एसिड का OH इधर से बाहर, अल्कोहल का एसिड का OH इधर से बाहर। तो क्या इस तरह से एस्टर बनेगा साइक्लिक फॉर्म में, डाई एस्टर। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये बनाया मैंने, और बी यहाँ पे O, तो यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे O। किसी को डाउट कोई? कैसे सोचना पता लग गया? यस सर। ये कैसे सोचना क्लियर हो गया कि नहीं ये? और अगर NH2 होता तो जहां OH वाली रिएक्शन है वहां NH2 वाली रिएक्शन जरूर होती है। अगर NH2 होता तो क्या होता? अगर सर NH2 पॉली होता तो यहाँ पे सिर्फ NH आ जाता। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर का, यहाँ NH आ जाता। अभी जैसे लैक्टमाइड्स, और ऐसे नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा? मैंने ये वाला केस बता दिया, OH के साथ भी NH2 के साथ भी। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा? वाटर निकल सकता है उसमें कि नहीं? इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट वाटर निकल सकता है। ऊपर तो नहीं निकल सकता था, ऊपर तो निकल नहीं सकता ना, OH ये ना, H बीटा वाले पे H ही नहीं है, तो ऊपर नहीं निकल सकता। इसमें डायरेक्ट निकल सकता है H, इस तरह से निकलेगा यहाँ पे। और इसलिए आंसर इसका आएगा एक्राइलिक एसिड। इसका आंसर है एक्राइलिक एसिड। ये आंसर इंपॉर्टेंट केसेस है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा वाले में क्या बनेगा? सर 5 की रिंग। हाँ इसमें 5 की रिंग, बहुत अच्छे। OH यहाँ पे और H कर दिया, OH बनेगा एसिड का, OH यहाँ, H यहाँ से, OH यहाँ से, 5 की रिंग बन जाएगी साइक्लिक एस्टर। इस तरह से गामा लैक्टोन बोलेंगे इसको जो बनेगा। गामा पे है ना OH, गामा लैक्टोन, ये आंसर फाइनल। आया समझ के नहीं? ये गामा लैक्टोन, गामा लैक्टोन। कोई डाउट? नो सर। ये आ जाएगा गामा लैक्टोन। नेक्स्ट, इसकी रिंग। हाँ नेक्स्ट आ जाएगा क्या? 6 की रिंग, सेम चीज, डेल्टा इलेक्ट्रॉन। डेल्टा इलेक्ट्रॉन देखो, अल्फा, बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। डेल्टा इलेक्ट्रॉन 6 की रिंग। डेल्टा इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा अगर NH2 होगा तो? सर सेम वाला अगर NH2 होगा तो NH2 के साथ कर लोगे कि नहीं रिएक्शन? पहले केस में अमोनिया बाहर, NH2 है ना, अमोनिया बाहर। उससे नेक्स्ट केस में NH आ जाएगा यहाँ पे, साइक्लिक एमाइड, लैक्टम की फॉर्म, LACTAM, साइक्लिक एमाइड। समझ आएगा नहीं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही ना? तो इसको भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे काफी। नेक्स्ट एक एक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कर दो। एक क्वेश्चन कर दो एक्टिविटी, जैसे इसको एक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है तुम्हें टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। ये पहले मैंने ली हुई है रिएक्शन, क्या एस्टरिफिकेशन एक्टिविटी ऑर्डर इसका नो सर, नहीं ली है सर। कुणाल?
नहीं लिया हुआ। चलो ये तो ऐसे क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। रेक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन 1 to 7 रेक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन ये निकालना है, जल्दी से आंसर दें। ये इस टाइप के तो क्वेश्चन कर लोगे ना, मैं जानबूझ के नहीं करा रहा वो। इन इनमें रेक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा ये बताया होगा मैंने, अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ली है पहले तो। इनका रेक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा तीनों का, और इन तीनों का मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल 1 2 3 क्या होगा रेक्टिविटी ऑर्डर इनका? कुणाल एक बार बोलते हैं जल्दी से आंसर। सर जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। हाँ, बस बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ये आंसर आ गया। दूसरे वाले में भी ये आंसर आ गया, मिथेनॉल फिर इथेनॉल फिर प्रोपेनॉल। ऊपर वाला क्वेश्चन करो, अगर कोई 11th वाला बच्चा निकालता है इसका आंसर, मींस वो घर पे ढंग से पढ़ाई कर रहा है, उसको कंसेप्ट क्लियर है सारे। समझे कि नहीं? ये देखते हैं किससे निकलता आंसर इसका। हाँ, बोलना किसी को आंसर। किसी को आंसर बोलना है इसका। इलेवन वालों में किसी बच्चे को आंसर बोलना है इसका। कोई चलो 12th वाले में से आंसर बोल दो कोई। 12th वाले बच्चों में आंसर कौन बोलेगा इसका? रेक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कुणाल बोल आंसर जल्दी से। आंसर इसका है 2, उसके बाद आ जाएगा 5। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा एक्टिविटी। 2 5 फिर 6 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 2 5 6 फिर आ जाएगा 1 के बाद आएगा 2 5 6 1 के बाद आएगा
7, 7 के बाद 4, 4 के बाद आ जाएगा 3, 4 का 3, ये आंसर आएगा। बस तुम्हें देखना है माइनस आर होगा, इधर कौन सा इफेक्ट है, माइनस आर, इधर कौन सा है, प्लस आर, इधर क्या है, माइनस आई, इधर क्या है, माइनस आई, इधर क्या है, प्लस एच, इधर कौन सा है, प्लस आई। तो इसके बेसिस पे कर लेना, सही ना, इसके बेसिस पे अरेंज कर लेंगे। माइनस आई NO2 का ज्यादा होता है OCH3 से। तो ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन। जैसे सपोज RCOOR डैश है, इसमें डाला हमने H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। एक बार ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट एक्शन है H प्लस प्रेजेंस में। तो इस केस में आंसर आता है R, यहां से क्लीवेज, ध्यान देंगे ये पहले भी बताया हुआ मैंने, यहां से क्लीवेज, यहाँ पे OH, यहाँ H, आंसर आ गया RCOH। ये बेसिक है, ध्यान, जनरल है। अदरवाइज एस्टर के हाइड्रोलिसिस के 8 मैकेनिज्म डिफाइंड है, सही ना, एस्टर के हाइड्रोलिसिस के 8 मैकेनिज्म डिफाइंड है। तो ये आ गया RCOOH प्लस R-OH, ये आंसर आएगा इसका। RCOOH तुम्हें यही करना है, यही पूछते हैं जो मैं 8 मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, उसमें से भी 4 इमेजिनरी है, 4 प्रॉपर है, लेकिन वो भी बहुत कम पूछे हुए हैं। उसमें सिर्फ जो एक्रोनिम्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, वही पूछ लेते हैं, पूरा कंप्लीट कोई नहीं, कभी नहीं पूछते। तो ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ एसिडिक मीडियम में, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। कोई पूछेगा कौन से ऑर्डर का है, तो इन जनरल इसको माना हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस माना हुआ सेकंड ऑर्डर। दूसरा मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं एल्कलाइन मीडियम में, यानी NaOH के साथ, बेसिक मीडियम, RCOR- प्लस NaOH। इसमें कंप्लीट एरो शो करना और आंसर आएगा RCOONA माइनस Na प्लस प्लस R-OH। ये एल्कलाइन है, NaOH है ना, बेसिक मीडियम। अब ये स्कूल लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो इरिवर्सिबल है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या है, रिवर्सिबल। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये क्या है, रिवर्सिबल, और ये सेकंड ऑर्डर का होता है इन जनरल। अदरवाइज तो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड दोनों होंगे, इसके भी ऊपर भी फर्स्ट सेकंड दोनों होंगे। इन जनरल कोई बोलेगा तो बोलना फर्स्ट ऑर्डर, इसको इसको सेकंड ऑर्डर। यूजुअली ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सेकंड ऑर्डर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल क्यों है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इरिवर्सिबल क्यों है। ये रिवर्सिबल है, देखो एरो पूरा दिखा रखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन जाएगा इसका रीजन, बोलो, सर कुणाल तू रुक जा अभी। कोई भी बच्चा देखो, प्रोडक्ट देखो किसमें प्रोडक्ट स्टेबल है ज्यादा, दोनों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखो जल्दी से। चल कुणाल बोल दे आंसर जल्दी। सर जो सॉरी एल्कलाइन वाला है उसमें जो प्रोडक्ट बना है हमारा RCO नेगेटिव, वो रेजोनेंस हाँ स्टेबिलिटी होगा, तो बिल्कुल रिवर्स सही है। नहीं, रेजोनेंस ऊपर भी है, बेटर रेजोनेंस होगा, ये बोल। ये नेगेटिव है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, जो इसमें बना हुआ है RCO नेगेटिव, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, यानी ये बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, समझे कि नहीं। और ऊपर जो एसिड बना है ये उतना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है जितना उसका एनायन है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन ये, कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है रिवर्सिबल और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है इरिवर्सिबल, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एसिड बनता है जो कम स्टेबल है, लेकिन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या बना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में उसका एनायन बना, और एनायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है वो मैंने बता दिया तुम्हें। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में जो एनायन बना वो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और वो है बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं। लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जो एसिड बना है वो उतना बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, वो उतना बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ, सही ना, उतना बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नहीं अब इसमें ना दो तरह के मैकेनिज्म समझ आ गए। एक मैकेनिज्म पहला कौन सा है, एसिडिक, दूसरा कौन सा है, बेसिक। ये बताती है ना, एक में एसिडिक मैकेनिज्म है, एक में बेसिक मैकेनिज्म है, और दूसरा, अब ध्यान देना इधर अगले स्टेप में, देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, क्लीवेज। क्लीवेज देखोगे ना अगर,
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ये क्लीवेज जो है, ये वाला क्लीवेज एक्चुअल में हम यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से भी तो हो सकता है। क्लीवेज ए भी हो सकता है, क्लीवेज बी भी हो सकता है, क्लीवेज ए भी हो सकता है, क्लीवेज बी भी हो सकता है, दोनों तरह के क्लीवेज पॉसिबल है। तो एसाइल, यहाँ पे जो ए क्लीवेज है उसे बोलेंगे एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, और जो बी साइड से क्लीवेज है उसे बोलेंगे एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर यानी यूनिमोलिकुलर है कि बाइमोलिकुलर है। तीसरा केस, एसिड कैटालाइज्ड है या बेस कैटालाइज्ड है। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को चेक करते हुए हमारे पास टोटल 8 मैकेनिज्म है, जिसमें से 4 हम पढ़ते हैं। 8 मैकेनिज्म कैसे, जैसे अगर मैं लिखता हूं, तुम्हें ध्यान देना, मैंने लिखा अगर BAC2, मतलब समझा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव में मतलब पूछते हैं, एम्स में, नीट में मतलब पूछा हुआ सिर्फ इसका। BAC2 का मतलब क्या है? इसका मतलब, बी का मतलब है बेस, बी का मतलब बेस, बेस कैटालाइज, ये एसाइल, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, और ये बायोमोलिकुलर। समझिए कि नहीं? बेस कैटालाइज, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, बायोमोलिकुलर। अगर मैं लिखता हूं BAL2 या AL1, तो बेस कैटालाइज, एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, यूनिमोलिकुलर। समझ गए कि नहीं? ये आगे सर समझ फिर के से नहीं है? बता दो। अच्छा चलो, मैं ना 10-15 मिनट के लिए क्लास एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मैं तब बताता हूँ, क्योंकि तभी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। बी मतलब बेस है, AC एसाइल, और 2 बायोमोलिकुलर।